हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारी आज की इस करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आप सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। इस क्लास का हर सवाल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशेंट होने वाला है। इस क्लास का डेटा आपको इस क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो स्टूडेंट्स आज पहली बार इस क्लास में आए हैं तो वो स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका खुद का यूट्यूब चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाली हर क्लास आपको टाइम से मिलती रहे, ठीक है। और आज की करंट अफेयर की क्लास चलिए देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कल मैंने आपसे कहा था कि मैं इसमें कुछ स्टैटिक क्वेश्चन ऐड करूँगी, लेकिन आपके कुछ कमेंट नहीं आए और मैं चाहती हूँ कि कुछ आपके कमेंट आए, उसके बाद में जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, साथ में आपके एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें यहाँ पे आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो आज भी ऐसी ही क्लास है जैसी क्लास आपकी कल थी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी आज की करंट अफेयर की क्लास, जो हमारे हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, पहला सवाल है कि हाल ही में पाइप पेयजल आपूर्ति यानी कि पाइप के द्वारा पीने का पानी देना है ना, इसका प्रबंधन करना है और इसके प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा बना है। सवाल ये है कि विच इज़ द फर्स्ट वाटर बोर्ड टू रिसीव सर्टिफिकेशन। कह रहा है कि यहाँ पे BIS फॉर पाइप एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम रिसेंटली। तो अगर मैं इस सवाल की बात करूँ, ऐसा करने वाला चेन्नई बना है ये बोर्ड, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु। चलिए देखो, अगर बात करें जल बोर्ड है बेंगलुरु जल बोर्ड की बात करें तो एक जल बोर्ड है बेंगलुरु जल बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो जो बेंगलुरु जल बोर्ड है, इस बेंगलुरु जल बोर्ड ने क्या काम करा है। इस बेंगलुरु जल बोर्ड की बात करें, इस बेंगलुरु जल बोर्ड की बात करें, इसने ये जो है भारत का पहला जल बोर्ड बना है। और ये भारत का ना, देखो कह रहा है कि यहाँ पे पहला जल बोर्ड है, तो ये भारत का कहूँ कि ये जो है ये इंडिया का ऐसा फर्स्ट या प्रथम जल बोर्ड है जो क्या कर रहा है, जिसको BIS प्रमाणन मिला है। इसको भाई BIS ये प्रमाणन मिला है, ठीक है, क्योंकि इसने क्या काम करा है कि पाइप के द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति का प्रबंधन करा है। यानी कि इसने जो पेयजल है, इस पेयजल की आपूर्ति करी है और किसके द्वारा, पाइप के द्वारा, ठीक है, पाइप के द्वारा प्रबंधन करा है। और ये जो प्रमाणन है, अगर बात करें कि ये जो प्रमाणन है, अगर मैं इस प्रमाणन की बात करूं तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा ये दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है भारतीय मानक ब्यूरो की बात करूं तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। और भारतीय मानक ब्यूरो की अगर बात करूँ कि ये कब इस्टेब्लिशमेंट होता है इसका, तो 1986 1986 की बात करूँ तो 1986 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे, जो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भाई ये मिला है बेंगलुरु जल बोर्ड को, और बेंगलुरु जल बोर्ड को जो पाइप के द्वारा पेयजल आपूर्ति करेगी है इसके लिए, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देखेंगे, कुछ इस प्रकार से पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 2। अगला सवाल है कि हाल ही में पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए, जो पूर्वोत्तर यानी कि मैं कहूँ जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, उसमें केसर की खेती को बढ़ावा देना है। इसके लिए NECTAR, ठीक है, NECTAR जो है इसके स्थायी परिसर की आधारशिला रखी गई है। और ये आधारशिला कहाँ रखी गई है, दिसपुर में रखी गई है, शिलोंग में, आइजोल में, या फिर अगरतला में। अब सारे क्षेत्र ही नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो इसकी बात करें तो वो कह रहा है कि वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ NECTAR, ठीक है। इसके लिए कह रहा है यहाँ पे कि परमानेंट कैंपस बनाए गए हैं, क्या बोलते हैं, लेड रिसेंटली टू प्रमोट
जो ज़ाफ़्रोन है इसके लिए, जैफ़्रोन या मैं कहूँ कि सैफ़्रोन इसके लिए जो है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें इसकी, तो भाई इसके लिए आधारशिला जो रखी गई है नॉर्थ ईस्ट रीजन में कहाँ रखी गई है। देखो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ तो ये किस रीजन की बात कर रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है। अगर इसकी बात करें, देखो यहाँ पे ये है ना कि NECTAR, इसको देखेंगे तो इसके नाम में ही छिपा है, आप कहेंगे ये है, इसकी फुल फॉर्म देखेंगे यहाँ पे, ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रिसर्च की बात करूँ, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर रिसर्च, सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च एंड तो ये है क्या, इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये जो उत्तर पूर्वी भारत है तकनीकी अनुसंधान है ना, एक अनुसंधान बनाया गया है। तो ये जो अनुसंधान परिसर है इसकी जो स्थापना करी गई है, आपकी शिलोंग में। कहाँ पे करी है, ये स्थापित करा गया है शिलोंग में, इसको स्थापित करा गया है, ठीक है। शिलोंग में भी कहाँ अगर बात करें तो आप देखेंगे कि जो मेघालय वाला एरिया है वहाँ पर। किसके लिए, तो इसकी स्थापना इसलिए करी गई है, जो केसर है इसकी खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। जो केसर की खेती है, इस केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इसकी स्थापना करी गई है। भाई अगर बात करें कि यहाँ पे कौन इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। किसने सहयोग दिया है, तो ये दिया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करूँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ पे इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। तो केसर को जाफरान भी कहते हैं, है ना। और इस केसर की बात करूँ तो इस केसर का GI टैग जम्मू कश्मीर के पास प्राप्त है ना। जाफरान को GI टैग किसके पास है, जम्मू कश्मीर के पास है, ठीक है। और इसका जो उत्पादन होता है जिस क्षेत्र में, उसे करेवा क्षेत्र कहते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा शिलोंग, ठीक है। मेघालय की कैपिटल हो जाएगी। चलिए यहाँ पे देखेंगे आप कि ये जो है यहाँ पे इसकी आधारशिला रखी गई है। चलिए अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 3। अगला सवाल है कि हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए किसे DSII का दर्जा मिला है। तो DSII का दर्जा मिला है 2024-25 के लिए। वो कह रहा है हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड DSSI स्टेट्स फॉर द ईयर 2024-25। न्यू इंडिया जो एरो इंसेंस इसके लिए, या फिर यहाँ पे LIC को मिला है, या GIC रे को मिला है, या फिर ऑल ऑफ द अबव सभी को मिला है। देखो अगर बात करी जाए यहाँ पे कि जो DSSI है, DSII है ना, जो DSSI सबसे पहले अगर बात करें तो इसको जो है अभी हाल फिलहाल में जो ये है, अगर बात करें DSSI है ना, DSII, तो DSSI ने जो है यहाँ पे दर्जा दिया है। जो पहली बात तो अगर बात करी जाए कि जो DSII है ये काम कहाँ करेगा, देखो ये काम करेगा, ये 3 संस्था देगा, ठीक है। पहली बात तो अगर बात करें कि जो ये DSII है, ठीक है, इसका दर्जा दिया है, और इसका जो दर्जा दिया है वो दिया है न्यू इंडिया जो इंश्योरेंस है इसको, और साथ में किसको दिया है, LIC को दिया है, साथ में यहाँ पे GIC रे, इन तीनों को इसका दर्जा दिया है, ठीक है। दिया क्यों है, क्योंकि देखो जो एक इरडा की बात करें, ये दिया गया है इरडा के द्वारा, किसके द्वारा, जो इरडा है इसके द्वारा, है ना। इरडा अगर मैं बात करूँ तो इरडा यानी कि जो बीमा के लिए, साथ में जो बीमा को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था हो जाएगी, वो इरडा संस्था है ना। तो इसके द्वारा इसको दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे इन तीनों को इसका दर्जा मिला है ना। चलिए तो आप देखेंगे यहाँ पे LIC
न्यू इंडिया जो इनसे साथ में जो जी यहाँ पे GIC रहे हैं। तो अगर बात करें इनकी तो इनको रिटेन करा है किसने, DSII ने। ठीक है, चलिए 2024-25 के लिए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा स्क्रीन पर है, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया। वो कह रहा व्हेन वाज नेशनल 2025 वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। 13 मार्च को सेलिब्रेट किया गया, 14 मार्च को, 15 मार्च या फिर 16 मार्च को। तो जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है, अगर नेशनल वैक्सीनेशन डे की बात करूं तो ये सेलिब्रेट किया गया 16 मार्च, यानी कि 16 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया गया। अच्छा, 16 मार्च की बात करूं तो भाई यहाँ पे अगर बात करी जाए कि जो नेशनल वैक्सीनेशन डे है, ये नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च की बात करी जाए तो ये 16 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। ये डेट क्यों, आखिर इसी दिन क्यों? क्योंकि अगर बात करें 16 मार्च की बात करूं तो 16 मार्च 1995, 16 मार्च 1955 को भारत की बात करें यहाँ पे तो भारत में टीकाकरण मिशन हुआ था। इस डेट की बात करें तो इस डेट में इंडिया की बात करें तो भारत में जो टीकाकरण मिशन था, ये टीकाकरण मिशन शुरू होता है और इस टीकाकरण मिशन के तहत ही हमने नेशनल क्या बोलते हैं, नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट करा है। ठीक है, चलो अब बात करें कब क्यों शुरू हुआ था। यहाँ पे 16 मार्च को जो है भारत में टीकाकरण क्यों शुरू हुआ था। तो आपको पता होगा कि एक बड़ी बहुत ज़्यादा भयंकर या बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी जिसका नाम था पोलियो, है ना। तो ये जो टीकाकरण हमने शुरू करा था 1995 में इसलिए शुरू करा था क्योंकि उस टाइम पे एक बहुत ही बेकार, या मैं कहूँ कि जो हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करती थी, जिससे हमारे शरीर के बॉडी के कुछ हिस्से या कुछ पार्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे, है ना। तो इसमें जो भाई ये बीमारी थी आपकी पोलियो, इसके लिए टीका लगाया गया था पल्स पोलियो का। ठीक है, अगर बात करें तो ये टीका लगाया गया था पल्स पोलियो का, और पल्स पोलियो ख़त्म करने के लिए यहाँ पे पल्स पोलियो अभियान शुरू करा गया था। ठीक है, अब देखो अगर आपसे बात करी जाए यहाँ पे दो बूंद जिंदगी की पिलाई जाती थी, है ना, तो वही वाली है ये। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 को। अब भारत पोलियो मुक्त कब बना है, तो WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला है कि भाई देखो ऐसा होता है कि जब किसी देश में उस बीमारी से संबंधित मुद्दे या उस बीमारी से संबंधित बहुत मतलब कहें कि ना मात्र के बराबर अगर केस नहीं आते हैं लगातार 3 साल तक, तो WHO उस देश को उस बीमारी से मुक्त घोषित कर देता है। तो अब भारत में जो है पोलियो मुक्त भारत जो घोषित करा गया था, तो कब करा था, WHO ने करा था। पोलियो मुक्त भारत की बात करें तो पोलियो मुक्त कब हुआ है भारत, तो भाई ये WHO के द्वारा 2014 में इसको मुक्त कर दिया गया है कि भैया ठीक है। अच्छा, एक सवाल बहुत बनता है क्योंकि चेचक बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी, तो अगर स्मॉल पॉक्स की बात करूँ तो स्मॉल पॉक्स को कब घोषित करा था, 1977 1977 में ही। ठीक है, चलो एक और मिशन इंद्रधनुष, तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है 2014 में, यानी कि 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी, है ना, वैक्सीनेशन डे के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 16 मार्च। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए तो देखो 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया गया 2025 का। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला सवाल नंबर 5। अगला सवाल है कि हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की बात करें तो इसका खिताब किसने जीता है। जो 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन की बात कर रहे हैं, वो कह रहा हु हैज़ रिसेंटली वॉन द 15 हॉकी इंडियन सीनियर वुमेन एंड नेशनल चैंपियन टाइटल। ये झारखंड ने जीता है, ओडिशा ने जीता है, बिहार ने या फिर हरियाणा ने, किसने जीता है। अगर बात करें सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप की, है ना, यहाँ पे देखेंगे ये है सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप टाइटल 2025। ठीक है, चलो इसकी बात करें तो सबसे पहली बार ये 2025 में किस क्रम की सेलिब्रेट करिए, ये किस इसका जो मतलब एडिशन होगा, कौन सा एडिशन होने वाला, तो इसका ये 15 नंबर 15वां एडिशन होगा। दूसरी बात अगर बात करें कि इसको होस्ट कहाँ किया जा रहा है, तो ये होस्ट कहाँ की जा रही है, ये जो चैम्पियनशिप है इसको जो होस्ट कर रहा है वो कर रहा है हरियाणा। ठीक है, अगर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में भी कहाँ पे, पंचकुला एक क्षेत्र है यहाँ पे अगर बात करें, तो
तो जो पंचकुला है यहाँ पे इसको होस्ट किया जा रहा है। अब इसका जो फाइनल मैच हुआ था अगर बात करें तो इसका फाइनल मैच जो हुआ है देखो झारखंड, एक तो है झारखंड और साथ में हरियाणा, इन दोनों के बीच में जो है इनका फाइनल मैच हुआ। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा हारा है और झारखंड इसको जीता है। तो पहली बार झारखंड ने ये चैंपियनशिप जीती है। तो जीता कौन है, यहाँ पे विजेता बना है आपका झारखंड, ठीक है, ये विजेता बना है और ये पहली बार विजेता बना है, ये भी ध्यान में रखेंगे। हारा कौन है, तो उप विजेता बना है आपका, उप विजेता जो बना है वो बना है हरियाणा, ठीक है। चलो तो ध्यान रखेंगे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बिल्कुल। तो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, होगी किसकी, हॉकी की चैंपियनशिप होने वाली है और वही कहाँ पर है, झारखंड में, ठीक है। और झारखंड इसको जीत गया है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये देखेंगे चैंपियनशिप है 15 नंबर की है, ठीक है, वुमेन की। चलो आगे बात कर लेते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो कॉरपोरेशन कौन सा बना है। सवाल यह है कि विच मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू स्टार्ट, कह रहा है कि अर्बन कार्गो सर्विस। पहला ऐसा रेल मेट्रो कॉरपोरेशन कौन सा है जो यहाँ पे अर्बन कार्गो सर्विस देने वाला है। तो ये बेंगलुरु हो जाएगा, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। अब देखो बात को समझो, ऐसा होता है जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े सिटी हैं, वहाँ पे क्या है कि सड़कों पे बहुत लंबा लंबा जाम लग जाता है और बहुत समय लग जाता है, उस जाम में फंसे हुए चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। और जबकि मेट्रो की बात करें तो मेट्रो पे तो सिंगल रूट है। मेट्रो अभी बहुत जहाँ का सफ़र आप 10 किलोमीटर का सफ़र आप 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट में तय कर पा रहे हो, वहीं पे 10 किलोमीटर का सफ़र मेट्रो के द्वारा 15 या 20 मिनट में तय हो रहा है ना। तो अब इस कंडीशन में क्या है कि मेट्रो में अभी तक सिर्फ और सिर्फ इंसान जा रहे थे, है ना। मेट्रो की जो सर्विस दी जा रही थी, मेट्रो की सर्विस सिर्फ और सिर्फ पीपल को दी जा रही थी, इंसानों को दी जा रही थी। अब क्या है कि उसमें माल का लाना और ले जाना भी तय करा है कि भाई माल लाना और ले जाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, मेट्रो का प्रयोग कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो भीड़ भाड़ लग रही है, सड़कों पे जो भीड़ दिखाई दे रही है, साथ में पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है। अगर मेट्रो में जाएगा तो पोल्यूशन भी कम होगा, साथ साथ में भीड़ भी कम होगी। भीड़ कम होगी तो ऑब्वियसली पोल्यूशन और भी ज़्यादा कम होगा, है ना। और साथ में जो तेल है उसकी खपत भी कम होगी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सॉल्यूशन मिल जाएगा इससे। इसके लिए यहाँ पे पहला मेट्रो कॉरपोरेशन बना है ना। तो ये शहरी कार्गो सेवा शुरू होने वाली है, क्योंकि शहरों में सबसे बड़ा जाम लगता है। तो ये खासकर अब कहाँ सबसे ज़्यादा जाम कहाँ लगता है, सबसे ज़्यादा जाम लगता है दिल्ली में। तो ये सेवा भी कहाँ शुरू की जाएगी, दिल्ली में। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस सेवा को शुरू करा है, ठीक है। और अगर पूछें कि इसको जो है, जो दिल्ली है, दिल्ली मेट्रो ने तो इसको शुरू करा है ना। और दिल्ली मेट्रो के आप देखेंगे, जब कभी दिल्ली मेट्रो में अगर आपने ट्रैवल करा है, आप वहाँ पर गए हैं, तो ना आपको वहाँ पे ब्लू लाइन, यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेजेंडा लाइन, पिंक लाइन, है ना, इस प्रकार की ग्रीन लाइन, आपको ये लाइनें दिखाई देंगी जिनका एक मैप होता है कि भाई ये लाइनें वहाँ से वहाँ तक के लिए जा रही हैं, ठीक है। तो ये किस लाइन ने शुरू करा है, ये ब्लू डॉट ने शुरू करा है। तो भाई ये जो है, ये आप ध्यान रखेंगे, जो ब्लू डॉट है, इस ब्लू डॉट के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ठीक है। अच्छा, ऐसा एक बात बताओ, क्या इसको शुरू करने के लिए कि किसी के बीच समझौता हुआ है? बिल्कुल, ब्लू डॉट ने शुरू करा है और ये जो ब्लू लाइन है इसमें शामिल होगी आपकी ब्लू लाइन, ठीक है। ब्लू लाइन ऐसा करने वाली लाइन होगी। और ये जो है यहाँ पे कार्गा, जो शहरी कार्गो सेवा जो है समझौता शुरू हुआ है और ये माल ढुलाई के लिए काम करेगा। भारत की पहली ऐसी मेट्रो होगी जो इसको करने वाली है, ठीक है। साथ साथ में साउथ एशिया की पहली मेट्रो है ये। एक और इम्पोर्टेंट लिखेंगे कि ये जो है, अगर बात करें कि जो साउथ एशिया है, इस साउथ एशिया की ये पहली मेट्रो है जो ऐसा काम करेगी, ठीक है। साउथ एशिया की पहली पहल होने वाली है ये, ठीक है। चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कर लेंगे, अच्छा सवाल है। इसको स्टार्ट करा है दिल्ली मेट्रो ने, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई, इन्होंने बातचीत कर ली है, बिल्कुल। अब है सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। हाल ही में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक यानी कि 274 चंद्रमा वाला कौन सा ऐसा जो है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा ग्रह बना है जिसके पास में 274 चंद्रमा बन चुके हैं, जिसके उपग्रह 274 बन चुके हैं। ये शनि बना है, बृहस्पति बना है, अरुण बना है या फिर मंगल बना है। देखो
आंसर होगा जो शनि ग्रह है हमारा ये, ठीक है। अभी तक के अगर मैं ज्योग्राफी में बात करूं तो ज्योग्राफी में जो हमारे पास में जितने भी हमारे ग्रह हैं उन ग्रहों में अगर बात करें शनि ग्रह, तो जो हमारे पास में शनि ग्रह है, इस शनि ग्रह के पास में सबसे ज़्यादा उपग्रह थे, ठीक है। इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह थे और बात करें 128, है ना। तो ये वन सबसे ज़्यादा उपग्रह थे और 128 उपग्रह इसमें और शामिल हो गए हैं, ये और प्लस हो गए हैं। और प्लस होने के बाद में जो उपग्रह बने हैं, अब इसके पास में 274 उपग्रह बन चुके हैं, है ना। तो इसके पास में 274 जो है उपग्रह बन चुके हैं, टोटल 274 बन चुके हैं, ठीक है। तो ये पहले नंबर पर है जिसके पास में इतने सारे या सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन चुका है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चंद्रमा इसके पास बन चुके हैं। अच्छा, अगर इस रैंक में सेकंड नंबर पूछूं तो किस ग्रह के पास इससे कम उपग्रह है, तो वो आता है हमारा बृहस्पति। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। बृहस्पति के पास में कितने उपग्रह हैं? आप कहोगे बृहस्पति के पास में है 95। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसके बाद में आता है तीसरे नंबर पर मंगल ग्रह। और मंगल के तो सिर्फ 2 हैं, और भाई 2 तो आपको याद करने भी बनते हैं, एक है फोवोस और डिमोस, ठीक है। फोवोस और डिमोस 2 इसके उपग्रह हो जाएंगे सिर्फ, ठीक है। अब आता है हमारा 4th नंबर पर आता है अर्थ। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी पे तो एक ही उपग्रह है, ठीक है, एक है, वो भी चंद्रमा है हमारा, ठीक है। अच्छा, अब देखो 2 ऐसे उपग्रह हैं, एक तो है बुध और एक है शुक्र, ठीक है। बुध और शुक्र ये 2 ऐसे उपग्रह हैं, 2 ग्रह हैं ऐसे, इनका कोई उपग्रह नहीं है। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं कि भाई इनके पास में इनका जो है कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे, इनका कोई उपग्रह है ही नहीं, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। चलो आगे बात कर लें अगले सवाल को लेके। तो इसका आंसर हो गया सैटर्न। यहाँ पे देखेंगे इतने सारे सैटर्न के क्या बोलते हैं सैटेलाइट बन चुके हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि हाल ही में भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं? रिसेंटली हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द स्पेशल ओलंपिक विनर गेम कह रहा है हेल्ड इन इटली। तो कितने पदक जीते? 23, 33, 43, 53। अगर बात करी जाए यहाँ पे कि जो विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेल हैं, जो यहाँ पे विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेल हैं, इनमें भारत ने जो इटली में हो रहे हैं अगर बात करें, देखो यहाँ से सवाल पढ़ेंगे स्पेशल ओलंपिक विनर गेम, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक विनर गेम, सबसे पहली बात तो इनको होस्ट कौन कर रहा है? अगर बात करें कि इसको आयोजन कहाँ पर हो रहा है, इसको होस्ट किया जा रहा है इटली में। कहाँ पे? इटली में। और इटली में कहाँ पे? तो इटली में भी जो ट्यूथिरिन है, ट्यूथिरिन में इनको होस्ट किया गया है, ठीक है। अब देखो 8 साल के बाद इसका आयोजन हो रहा है और यहाँ पे ये होस्ट कब से, ये जो है कब से कब तक चला है? तो ये जो है 8 से लेकर के जो 15 मार्च है, 8 से 15 मार्च तक ये आपका इसका आयोजन रहा है, ठीक है। और ये खेल किस क्रम के हो जाएंगे अगर बात करें तो ये किस क्रम के हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 12वें क्रम के, ठीक है। दूसरी बात ये है कि भारत की अगर स्थिति की बात करें कि भाई इंडिया का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो भारत के पास आए हैं 33 पदक। कितने पदक आए हैं? इंडिया के पास आए हैं 33 पदक। 33 पदक में अगर मैं इंडिया की स्थिति की इन 33 पदक की बात करूं तो गोल्ड कितने आए हैं हमारे पास में? गोल्ड आए हैं हमारे पास में 8 तो हैं गोल्ड। और अगर सिल्वर की बात करें तो हमारे पास में 18 आए हैं सिल्वर। और ब्रॉन्ज की बात करी जाए तो 7 आए हैं ब्रॉन्ज। इस तरीके से हमारे पास में जो आए हैं आप देखेंगे 33 मेडल हमारे पास में आए हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें कि जो फाइनल की बात करें इसमें तो हो चुका है 33 मेडल आप देखेंगे इंडिया के पास आ चुके हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति परफॉर्मेंस रही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सॉरी, सवाल नंबर 9 है कि हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो, देखो एक व्यक्ति है त्रिनिदाद टोबैगो, तो यहाँ के एक देश है त्रिनिदाद टोबैगो, यहाँ के एक व्यक्ति यानी कि जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है? प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले वो कह रहा है कि यहाँ पे रिसेंटली हाउ हैज़ बीन, कह रहा है कि सॉन इन एज
हाँ, वो कह रहा है कि हाउ हैज़ बीन, क्या बोलते हैं इसको, इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। कौन बने हैं यहाँ पे? ये बने हैं आपके कॉन्स्टेंटाइन टेसोल बने हैं, या फिर स्टुअर्ट यंग बने हैं, या फिर मार्क कॉनी बने हैं, या फ्रेडरिक मेजर बने हैं। देखो, एक देश है त्रिनिदाद टोबैगो। त्रिनिदाद टोबैगो के जो पीएम बने हैं, अगर बात करें यहाँ पे, इसके जो प्रधानमंत्री बने हैं, इसके प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं वो बने हैं यहाँ पे स्टुअर्ट यंग। ठीक है, ये बने हैं स्टुअर्ट यंग की बात करें यहाँ, ये तो बने हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अच्छा, त्रिनिदाद टोबैगो कहाँ पड़ता है? तो जो कैरेबियन सागर द्वीप है वहाँ पे पड़ता है आपका एक कंट्री त्रिनिदाद टोबैगो। ठीक है, अब न्यू पीएम बने हैं स्टुअर्ट यंग। अब यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति की बात करी जाए तो यहाँ पे राष्ट्रपति पद पर कौन है? ये हैं क्रिस्टिन कंगालू। कौन हो जाएंगे? ये हैं आपके क्रिस्टिन कंगालू की बात करें, क्रिस्टिन कंगालू यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे तो ये क्रिस्टिन कंगालू इंडिया में आए थे। हाँ बिल्कुल, इंडिया में आए हैं। जब आप देखेंगे कि जो प्रवासी भारतीय प्रवासी सम्मेलन हुआ था उड़ीसा में, एक नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे कि भाई क्यों मैं नाम लिखा रही हूँ यहाँ पे इनका कि ये राष्ट्रपति हैं, क्योंकि देखो ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आप कहोगे कि मैडम ये तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया था और ये इतना खास भी नहीं था। खास इसलिए है क्योंकि आपको पता है जो प्रवासी दिवस हुआ है हमारा भारतीय, अगर प्रवासी दिवस की बात करूँ तो भारतीय प्रवासी डे जो यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, या भारतीय प्रवासी दिवस के मौके पर जो सम्मेलन किया गया था, भारतीय प्रवासी या जो प्रवासी सम्मेलन हुआ है, ठीक है, इस सम्मेलन में जो हमारे अगर बात करें कि चीफ गेस्ट रहे थे, है ना, या मैं कहूँ कि जो हमारे चीफ गेस्ट की बात करें तो जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? वो थे क्रिस्टियन कंगालू। ठीक है, ये जो थे प्रेसिडेंट हैं, यानी कि त्रिनिदाद टोबैगो के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है क्रिस्टियन कंगालू। ठीक है, ये क्रिस्टियन कंगालू की बात कर रही हूँ मैं। तो ये आए थे भारतीय प्रवासी सम्मेलन पर, है ना, चीफ गेस्ट बन करके आए थे। और ये हुआ कहाँ पे था? तो ये हुआ था उड़ीसा में। ठीक है, अब आपको कुछ ध्यान में आया किस लिए पढ़ाया? इसलिए पढ़ाया गया है। ठीक है, और त्रिनिदाद टोबैगो की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इसकी कैपिटल हो जाएगी पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, इसकी कैपिटल हो जाएगी पोर्ट ऑफ स्पेन की बात करेंगे, इसकी कैपिटल हो जाएगी। और ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया है भारतीय प्रवासी सम्मेलन के अध्यक्ष बने हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट अध्यक्ष बने हैं तो प्राइम मिनिस्टर तो आपसे पूछा जाना कॉमन सी बात है, तो वो बने हैं स्टुअर्ट यंग। चलिए अगला सवाल और आज का हमारा अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 10। ये सवाल है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को जो है क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? वो आपसे पूछ रहा कि रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अप्रूव कर दिया है भाई, अप्रूव्ड द यहाँ पे कि भाई जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चंद्रयान 5 मिशन विच वॉज कॉरपोरेशन, ये स्पेस एक्स ने कहा है, रोसकॉस्मोस, नासा, जाक्सा। ये जाया नहीं है, ये जाक्सा है। ठीक है, जाक्सा कंपनी है जापान की। चलिए, अगर चंद्रयान 5 मिशन की बात करी जाए, यहाँ पे बात करें इस चंद्रयान 5 मिशन को लेकर के, तो जो चंद्रयान 5 मिशन है इसको चंद्रयान 5 मिशन को जो मंजूरी दी है क्रियान्वित करने के लिए, इसको मंजूरी देने वाला कौन है? ये है आपका जाक्सा। कौन है? ये है जाक्सा। और ये कंपनी हो जाएगी आपकी जापान की। कहाँ की कंपनी हो जाएगी? जापान की कंपनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जापान की स्पेस एजेंसी हो जाएगी। इस जापान की स्पेस एजेंसी के सहयोग से, अब देखो ये तो सहयोग करेगी जाक्सा जो कंपनी, इसने मंजूरी दे दी कि ठीक है आप चंद्रयान 5 लॉन्च करो, हम तुम्हारे साथ। तो ये इसने मंजूरी दी है, सहायता के लिए मंजूरी दी है। किसके लिए? जो सहायता है, इस सहायता के लिए मंजूरी दी है। और अगर मैं कहूँ कि इसको लॉन्च कौन करेगा, इसको मंजूरी दी है, लेकिन अगर बात करें कि इस चंद्रयान 5 को जो लॉन्च करेगा, इसको लॉन्च कौन करेगा, तो भाई लॉन्च करने वाला है इसरो। कौन लॉन्च करेगा? इसको करेगा इसरो, लॉन्च करने वाला है। ठीक है, और इसरो की बात करूँ तो इसरो के जो 11वें चेयरमैन बने हैं, इसरो के जो 11वें नंबर के जो चेयरमैन बने हैं वो कौन है? अगर यहाँ पे 11वें नंबर के चेयरमैन की बात करी जाए तो वो हैं वी नारायण। कौन बने हैं? ये हैं आपके
वी नारायणन की बात करें तो वी नारायणन जो है यहाँ पे नारायणन इसके 11वें चेयरमैन हैं। इन्होंने मंजूरी दी है, इन्होंने कहा है कि ये लॉन्च करेगा, इन्होंने मंजूरी दी है कि भैया हम लॉन्च करेंगे। और हेल्प किसकी लेने वाले हैं? जापान की स्पेस एक्स कंपनी की, स्पेस कंपनी की, जिसका नाम है जाक्सा। ठीक है, चलो अब देखो ये गगनयान की बात करें तो ये कैसा गगनयान होने वाला है? ये मानव युक्त होने वाला है और अंतरिक्ष में जाएगा और ये स्पेस स्टेशन 2035 में बनाएगा। ठीक है, और चंद्रयान 4 आपको पता है 2027 में जाना है और चांद की मिट्टी के नमूने लेकर के पृथ्वी पे आएगा। चंद्रयान फर्स्ट आपको पता होगा कि 2008 में गया था, PSLV C11 से गया था। चंद्रयान सेकेंड 2019 में जो असफल रहा था। और चंद्रयान थर्ड आपको पता है कम्प्लीटली सक्सेसफुल रहा था। चंद्रयान थर्ड मैं आपको पढ़ाती हूँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए चंद्रयान थर्ड। यहाँ से आप चंद्रयान थर्ड से सवाल बनेंगे, ठीक है, क्योंकि चंद्रयान फिफ्थ की बात कर रहे हैं। चंद्रयान थर्ड आपको पता है 14 जुलाई को ये जाता है। ठीक है, और 23 अगस्त की बात करूँ, सॉरी हाँ 23 अगस्त में भाई ये जो है साउथ पोल पर उतरता है। ठीक है, और इसके लैंडर की बात करी जाए कि इसमें कौन सा लैंडर गया था, उसका नाम था विक्रम। और इसके रोवर की बात करी जाए तो इसमें रोवर कौन सा था? लैंडर विक्रम था, रोवर था प्रज्ञान। ठीक है, और अगर इसके लॉन्चिंग व्हीकल की बात करें तो इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल था, यहाँ पे अगर मैं इसके लॉन्चिंग व्हीकल की बात करूँ तो ये जो है लॉन्चिंग व्हीकल मशीन यानी LVM थर्ड जो है, LVM थर्ड M4 इस व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था, है ना। और शिव शक्ति पॉइंट पर ये जो है यहाँ पे उतरा था। चलिए, तो इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहाँ जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ना आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी सभी चीज़ों के लिए आप फॉलो कर लेंगे, और वही पहली बार यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।